जरा कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति इतिहास का सबसे महान साहित्यकार बन जाए। अच्छा। हाँ, मतलब एक ऐसा कवि जिसने पूरी एक भाषा की दिशा ही बदल कर रख दी हो। लेकिन, और ये सबसे दिलचस्प बात है, उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी कागज या कलम को छुआ तक ना हो। अरे वाह, ये तो मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, हम कबीरदास की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, ये कबीरदास की ही सच्चाई है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य विषय है वो यही है, कैसे एक भाषा केवल हवा में तैरती हुई कुछ ध्वनियों से शुरू होती है और फिर इतने गहरे दर्शन और साहित्य में बदल जाती है। सही बात है। और हमारे सामने आज जो स्रोत हैं ये हिंदी और संस्कृत व्याकरण के साथ साथ साहित्य के जो इतने विस्तृत हस्तलिखित नोट्स हैं, ये हमें इसी सफर पर ले जाने वाले हैं। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ कोई स्कूल की तरह रटे रटाए नियमों को दोहराना नहीं है। मैं सोच रही थी कि हम उस विज्ञान को, उस आर्किटेक्चर को डिकोड करें जिस पर हमारी पूरी भाषा टिकी हुई है। और ये यात्रा वाकई बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि आमतौर पर लोग भाषा को बस एक बातचीत के माध्यम की तरह ही देखते हैं। हम भर दिन बोलते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। पर हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे मुंह से निकलने वाली एक छोटी सी अ या ख की ध्वनि के पीछे कितनी सटीक इंजीनियरिंग काम कर रही है। आज हम जिन नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं वो सिर्फ व्याकरण की किताब के पन्ने नहीं हैं। तो फिर क्या है? वो मानव मस्तिष्क के सबसे प्राचीन और मैं तो कहूंगा सबसे उन्नत एल्गोरिदम का एक ब्लूप्रिंट है। मतलब महर्षि पाणिनि के सूत्रों से लेकर मुंशी प्रेमचंद के यथार्थवाद तक ये पूरा सफर यही साबित करता है कि भाषा में कला तो बाद में आती है, विज्ञान पहले आता है। विज्ञान पहले आता है, ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो चलिए इस विज्ञान की बिल्कुल बुनियाद से ही शुरुआत करते हैं। जब ध्वनियों के विज्ञान की बात आती है तो पाणिनि का जिक्र तो अनिवार्य है। हाँ, उसके बिना तो बात ही शुरू नहीं हो सकती। नोट्स में 14 महेश्वर सूत्रों का उल्लेख है। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा परेशान करती थी, मतलब आखिर पाणिनि को इन 14 अलग अलग सूत्रों को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? उन्होंने सीधे सीधे क ख घ घ क्यों नहीं लिख दिया? ये अ ई ऊण रील र क जैसा अजीब सा ढांचा क्यों खड़ा किया? देखिए, यही तो पाणिनि की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा आधुनिक कोडिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ देखना होगा। कोडिंग संस्कृत व्याकरण में? बिल्कुल। जब कोई प्रोग्रामर कोड लिखता है तो वो हर बार पूरा का पूरा डेटा नहीं लिखता बढ़ता, वो एक टैग या वेरिएबल बना देता है। अच्छा, जो एक इशारे पर पूरे डेटाबेस को कॉल कर ले। एकदम सही। पाणिनि ने हजारों साल पहले ठीक यही किया था। इन 14 सूत्रों में उन्होंने प्रत्याहार का कॉन्सेप्ट दिया। अब इसे एक तरह का शॉर्टकट मान सकती हैं। उदाहरण के लिए, जब पाणिनि को सारे स्वरों के बारे में कोई नियम बताना होता था तो वो एक एक स्वर का नाम नहीं लिखते थे। तो वो क्या करते थे? उन्होंने बस अच कह दिया। आज ये एक तरह का कोड वर्ड है जिसके अंदर सारे 13 स्वर ऑटोमेटिक रूप से आ जाते हैं। अरे वाह। हाँ, और उसी तरह सारे व्यंजनों को उन्होंने हल नाम दे दिया। ये दुनिया का सबसे पहला और शायद सबसे सटीक डेटा कंप्रेशन सिस्टम था। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब हजारों साल पहले एक व्यक्ति कहीं बैठकर हमारी भाषा की कोडिंग कर रहा था। बिल्कुल। और एक चीज और है, इन व्यंजनों के वर्गीकरण में भी एक अजीब सी बारीकी है। हाँ। इन नोट्स को गहराई से पढ़ते हुए मैं ऊष्म व्यंजनों पर अटक गई। श, श, स और ह। हाँ, यही 4। इनका उच्चारण करते हुए मुझे एक बहुत मजेदार ख्याल आया। मैं सोच रही थी कि क्या हम कह सकते हैं कि बोलते समय हमारा मुंह एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है? हाँ, प्रेशर कुकर, ये तो बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है। कैसे? देखिए, जब प्रेशर कुकर में भाप का दबाव बहुत बढ़ जाता है, हाँ। तो वो क्या करता है? वो एक सीटी की तेज आवाज और घर्षण के साथ अंदर की गर्म हवा बाहर फेंकता है। हाँ, बिल्कुल फेंकता है। तो इन 4 अक्षरों को श, श, स, ह को बोलते समय भी तो ऐसा ही लगता है ना, जैसे मुंह के अंदर हवा एक बहुत ही संकरे रास्ते से रगड़ खाकर गर्म होके बाहर निकल रही हो। क्या ये तुलना सही है? अरे, ये तुलना सिर्फ सही नहीं है बल्कि बिल्कुल सटीक है। और यही कारण है कि इन्हें ऊष्म यानी गर्म व्यंजन कहा जाता है। अच्छा। असल में ध्वनि विज्ञान का पूरा खेल ही इसी बात पर निर्भर है कि फेफड़ों से आ रही हवा को हमारे मुंह का कौन सा हिस्सा रोक रहा है और कितनी ताकत से रोक रहा है। जब हवा बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर आती है तो वो स्वर बन जाती है, और जब हमारी जीभ, होंठ या तालू उस हवा के रास्ते में एक तरह से बैरिकेड लगा देते हैं तो वो व्यंजन बन जाती है। और ऊष्म व्यंजनों में वो बैरिकेड बहुत संकरा हो जाता है। बिल्कुल।
ऊष्मा व्यंजनों के मामले में हमारे मुंह के अंदर का वॉल्व इतना संकरा मचाता है कि हवा को सचमुच घर्षण करके रगड़ खाकर निकलना पड़ता है और उसी रगड़ से ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है। तो ये पूरी तरह से बायोमैकेनिक्स है। और अगर स्वरों की बात करें तो वहां मुझे लगता है कि समय का गणित काम कर रहा है। हाँ, मात्राओं का खेल। नोट्स में स्वरों को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में बांटा गया है। पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ रटने वाली बात है कि अ, ई, उ ह्रस्व है और आ, ई, उ दीर्घ है। लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का सीधा सा तर्क ये है कि ह्रस्व स्वर को बोलने में केवल एक पल यानी एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर ठीक उसका 2 गुना समय लेते हैं, 2 मात्राएं। हाँ, और प्लुत स्वर? प्लुत स्वर जैसे जब हम ओम बोलते हैं वो 3 मात्राओं का समय लेते हैं। तो 1, 2 और 3 का ये जो गणितीय अनुपात है यही भाषा को उसका रिदम या लय देता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी रिदम के सहारे तो ध्वनियां एक अर्थपूर्ण रूप लेती हैं। लेकिन देखिए, पाणिनि ने ध्वनियों का जो ये नक्शा बनाया था ना, वो सिर्फ पहला कदम था। नक्शा होना एक बात है, पर उस पर चलना कैसे है ये हमारी दिमागी प्रोसेसिंग पर निर्भर करता है। और यहीं से भाषा के 4 प्रमुख कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना तस्वीर में आते हैं। हाँ, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। एकदम सही। और इसमें पठन या पढ़ने की प्रक्रिया, विशेषकर जिसे वाचन कहते हैं, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। वाचन वाले हिस्से में मैं थोड़ा उलझ गई थी क्योंकि नोट्स में वाचन को 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। सस्वर वाचन यानी आवाज के साथ पढ़ना और मौन वाचन यानी मन में पढ़ना। हाँ, साइलेंट रीडिंग। यहाँ मैं एक आम धारणा को चुनौती देना चाहती हूँ। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई मन में पढ़ रहा होता है तो बाकी लोगों को लगता है कि शायद वो ध्यान नहीं दे रहा है या सिर्फ आलस कर रहा है। ये बहुत ही आम गलतफहमी है ना? बचपन में भी हमारे शिक्षकों को यही लगता था कि अगर बच्चा क्लास में जोर जोर से नहीं पढ़ रहा है तो मतलब वो पढ़ ही नहीं रहा है। तो इस साइलेंट रीडिंग या मौन वाचन का असल मनोवैज्ञानिक फायदा क्या है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अगर हम इसे कॉग्निटिव साइंस या संज्ञानात्मक विज्ञान के नजरिए से देखें तो मौन वाचन आलस बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो मस्तिष्क की उच्चतम दक्षता, मतलब हाईएस्ट एफिशिएंसी का प्रमाण है। वो कैसे? देखिए, जब हम सस्वर वाचन करते हैं, जोर से पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग को कई मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ता है। उसे पहले तो अक्षरों को पहचानना है, फिर हमारे वोकल कॉर्ड्स यानी स्वरतंत्र को सिग्नल भेजना है, जीभ और होठों का मूवमेंट कंट्रोल करना है, और साथ ही अपनी सांस को भी बैलेंस करना है। ओह, ये तो बहुत सारा काम हो गया। बिल्कुल। इस पूरी मोटर एक्टिविटी में हमारी बहुत सारी ऊर्जा और प्रोसेसिंग पावर खर्च हो जाती है सिर्फ मशीनरी को चलाने में। अच्छा, तो मतलब जब हम मन में पढ़ते हैं तो हम उस मशीनरी को बंद कर देते हैं। एकदम सही। जब कोई मौन वाचन करता है तो वो इस पूरी मोटर प्रक्रिया को बाईपास कर देता है। आवाज निकालने में जो ऊर्जा और समय खर्च होने वाला था, दिमाग उस पूरी ऊर्जा को सीधे शब्दों का अर्थ निकालने, तर्क करने और कल्पना करने में लगा देता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। इसीलिए शायद जो लोग मन में पढ़ते हैं उनकी पढ़ने और समझने की स्पीड बहुत तेज होती है। हाँ, सस्वर वाचन का अपना महत्व जरूर है। वो उच्चारण की अशुद्धियां दूर करता है, आपकी झिझक खत्म करता है। लेकिन जब किसी को किसी विषय की गहराई में उतरना हो, चिंतन करना हो, तो उसे मौन वाचन का ही सहारा लेना पड़ता है। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है मेरे सोचने के तरीके में। और पता है, लेखन कौशल में भी ऐसा ही एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू देखने को मिला मुझे इन नोट्स में। आप श्रुतलेख और अनुलेख वाले हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना या डिक्टेशन, और अनुलेख मतलब देखकर लिखना। अब अनुलेख तो मुझे समझ आता है कि आप बस किताब से देखकर कॉपी कर रहे हैं ताकि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए। हाँ, वो मोटर स्किल के लिए। लेकिन श्रुतलेख के पीछे का विज्ञान क्या है? डिक्टेशन क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? श्रुतलेख वास्तव में फोकस और सिंकिंग का, मतलब दिमाग और हाथ को सिंक करने का सबसे बेहतरीन अभ्यास है। इसमें श्रवण और लेखन एक साथ काम कर रहे होते हैं। मतलब सुनना और लिखना दोनों? हाँ, बोलने वाले की गति के साथ लिखने वाले को अपने हाथ की गति मिलानी होती है। सोचिए, इसमें दिमाग को शब्द सुनना भी है, उसे अपनी वर्किंग मेमोरी में होल्ड भी करना है, उसकी सही स्पेलिंग याद करनी है और फिर उसे कागज पर उतारना है, वो भी बिना रुके। बाप रे, ये तो सच में बहुत इंटेंस मल्टीटास्किंग है। बिल्कुल। जो लोग वर्तनी या स्पेलिंग की गलतियां करते हैं ना, उसका मूल कारण अक्सर असावधानी या अशुद्ध श्रवण ही होता है।
वो ठीक से सुनते नहीं है। श्रुतलेख इसी असावधानी को खत्म करके एक गजब का फोकस बिल्ड करता है। तो हमने ये तो देख लिया कि हम ध्वनियों को प्रोसेस कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, लेकिन भाषा सिर्फ ध्वनियों तक तो सीमित है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसके आर्किटेक्चर पर आते हैं, यानी शब्दों और वाक्यों का इवोल्यूशन कैसे हुआ। नोट्स में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, तत्सम और तद्भव शब्द। हाँ, ये बहुत ही आम लेकिन महत्वपूर्ण विषय है। तत्सम यानी वो शब्द जो संस्कृत से बिल्कुल उसी रूप में हिंदी में आ गए, जैसे अग्नि या दुग्ध, और तद्भव वो हैं जो रूप बदल कर आए, जैसे अग्नि से आग बन गया और दुग्ध से दूध। सही कहा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या हम इंसानों ने सिर्फ अपनी सहूलियत या आलस की वजह से शब्दों को छोटा कर दिया? आप इसे इंसानी सहूलियत कह सकती हैं, लेकिन भाषा विज्ञान में इसे एक बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, यानी कम से कम प्रयास का सिद्धांत। इकोनॉमी ऑफ एफर्ट? हाँ, मानव स्वभाव हमेशा कठिन से सरल की ओर भागता है। अब अग्नि बोलने में जिह्वा को थोड़ा ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है ना, आधा ग है फिर न का संयोग है। हाँ, बोलने में थोड़ा रुकना पड़ता है। बिल्कुल। तो पीढ़ियों के गुजरने के साथ आम लोगों ने बोलते बोलते इसके कड़े किनारों को घिसकर इसे चिकना और सरल बना दिया, और ये आग बन गया। देखिए, भाषा कोई रुकी हुई झील नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है। बहुत खूब। जो भी पत्थर इस नदी में गिरता है वो समय के साथ घिसकर गोल ही हो जाता है। क्या बात है, ये नदी और पत्थर वाली बात बहुत गहरी है। शब्दों के इस जुड़ाव और टकराव को लेकर एक और चीज है जो मुझे हमेशा फैसिनेट करती है, संधि और समास। लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। बहुत ज्यादा। लेकिन इन नोट्स को गहराई से देखने पर मुझे लगा कि ये दो बिल्कुल अलग दुनिया के नियम हैं। मतलब संधि मुझे पूरी तरह से एक केमिकल रिएक्शन की तरह लगती है। केमिकल रिएक्शन? वो कैसे? जैसे दो अलग अलग केमिकल्स मिलके एक नया ही तत्व बना देते हैं ना। जब विद्या और आले टकराते हैं तो उनकी आखिरी और शुरुआती ध्वनियां आपस में रिएक्शन करके विद्यालय बन जाती हैं। ध्वनि बदल गई। बिल्कुल सही। और समास के बारे में क्या ख्याल है आपका? समास मुझे किसी केमिकल रिएक्शन जैसा नहीं, बल्कि हमारे कंप्यूटर की एक जिप फाइल जैसा लगता है। जिप फाइल? ये एनालॉजी तो मुझे बहुत पसंद आई है ना? देखिए, आपके पास एक बहुत बड़ा फोल्डर है, बहुत सारे शब्द हैं, आप उस पर राइट क्लिक करते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं और वो एक छोटा सा शब्द बन जाता है, जैसे गंगा का जल। ये पूरी एक बात है। इसे जिप किया तो बीच के जो फालतू शब्द थे वो गायब हो गए और सिर्फ गंगा जल बचा। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, किसी अक्षर की ध्वनि नहीं बदली, बस पूरी बात एक छोटे से पैकेज में फिट हो गई। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब अगर हम इसे व्याकरण की भाषा में कहें तो संधि पूरी तरह से ध्वनियों का यानी फोनेटिक्स का खेल है, जहां वर्णों का मेल होता है। हाँ। और समास अर्थ का यानी सिमेंटिक्स का खेल है, जहां शब्दों का मेल होता है और मुख्य उद्देश्य संक्षिप्तीकरण होता है। जैसे आपने जिप फाइल वाला उदाहरण दिया, नीला है कंठ जिसका, को जिप करके हमने नीलकंठ बना दिया। बिल्कुल। अब अगर शब्दों से आगे बढ़कर हम वाक्यों की वास्तुकला को देखें तो नोट्स में रचना के आधार पर 3 तरह के वाक्यों का जिक्र है, सरल, संयुक्त और मिश्र। हाँ, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और अक्सर लोग संयुक्त और मिश्र वाक्यों में फर्क नहीं कर पाते। नोट्स में इन्हें पहचानने के लिए कुछ ट्रिक्स दी गई हैं, जैसे अगर वाक्य में और, परंतु, इसलिए लगा हो तो वो संयुक्त है, और अगर की, जो, जब, तब लगा हो तो वो मिश्र है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ रटने वाली बात हो गई। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आखिर और लगने से वाक्य संयुक्त क्यों हो जाता है? इस लॉजिक को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो संयुक्त वाक्य होता है ना, वो एक तराजू की तरह होता है। तराजू? हाँ, और या परंतु जैसे जो शब्द हैं वो उस तराजू के बीच का कांटा है। इस कांटे के दोनों तरफ जो 2 वाक्य रखे होते हैं वो बिल्कुल बराबर वजन के होते हैं और पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अगर आप इसमें से और को हटा दें तो वह सुबह गया अपने आप में एक पूरा वाक्य है, इसका अपना अर्थ है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। दोनों वाक्यों का अपना अलग वजूद है। मैं समझ गई। और जो मिश्र वाक्य होता है वो शायद किसी तराजू की तरह नहीं बल्कि एक चेन या जंजीर की तरह होता है, जहां एक कड़ी दूसरी कड़ी पर लटकी होती है। एकदम सटीक। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है
और दूसरा उस पे पूरी तरह आश्रित यानी डिपेंडेंट होता है। जैसे मैं जानता हूं कि वह क्या कर रहा था। बिल्कुल। अगर आप इसमें से मैं जानता हूं कि हटा दें तो बाकी बचे वाक्य का पूरा अर्थ ही हवा में लटक जाएगा। कि, जो या जैसा वैसा जैसे जो शब्द है वो निर्भरता पैदा करते हैं। अगर मुख्य हिस्सा गिर गया तो आश्रित हिस्सा भी गिर जाएगा। यही वाक्यों का असली विज्ञान है। तो ये तो हुआ हमारी भाषा का मजबूत ढांचा। अब जब इमारत खड़ी हो ही गई है तो चलिए इसे थोड़ा सजाते हैं। बात करते हैं भाषा के आभूषणों की, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां। हाँ, ये भाषा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यहाँ मुझे यमक अलंकार का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण याद आ रहा है जो नोट्स में भी प्रमुखता से दिया गया है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। ये तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध दोहा है। बिल्कुल। यहाँ एक ही शब्द कनक 2 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ का जो विरोधाभास है वो मुझे लगता है किसी भी बड़े मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से कम नहीं है। हाँ, क्योंकि पहले कनक का अर्थ है धतूरा, जो एक जहरीला पौधा होता है, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, यानी स्वर्ण या संपत्ति। और आप कवि की अंतर्दृष्टि देखिए, वो कह रहे हैं कि सोने का नशा धतूरे के नशे से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि धतूरे को तो जब इंसान खाता है तब वो पागल होता है, लेकिन सोने को यानी संपत्ति और पावर को तो इंसान सिर्फ पा ले, उसे बिना खाए ही उसका दिमाग फिर जाता है, वो बौरा जाता है। क्या बात है! सिर्फ एक ही शब्द के 2 अर्थों से मानव मनोविज्ञान की इतनी गहरी सच्चाई सामने रख दी गई। और यही कारण है कि इसे शब्दालंकार कहा जाता है। शब्द वही है, लेकिन अर्थ का चमत्कार भाषा को आभूषण पहना देता है। इसी तरह जब हम भाषा को रोजमर्रा की जिंदगी में सजाते हैं तो मुहावरे और लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। हालांकि मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। बिल्कुल भूल है। इन नोट्स को गहराई से देखने पर मुहावरे और लोकोक्ति का बुनियादी अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। अगर मैं इसे बहुत आसान भाषा में कहूं तो मुहावरा किसी पजल का सिर्फ एक टुकड़ा है। अब अगर मैं कमरे में आऊं और सिर्फ इतना कहूं, एड़िया रगड़ना, तो कोई कुछ नहीं समझेगा। मुझे इसे एक वाक्य के ढांचे में फिट करना होगा कि नौकरी पाने के लिए उसे एड़ियां रगड़नी पड़ी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मुहावरा बस भाषा का एक सहायक उपकरण है, लेकिन लोकोक्ति वो पूरी पजल है। हाँ, लोकोक्ति यानी लोक प्लस उक्ति अपने आप में पूरा का पूरा पजल है, पूरी तस्वीर है। ये समाज के एक लंबे अनुभव से निकला हुआ एक अटल सत्य होती है। जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना। हाँ, ये बेहतरीन उदाहरण है। अगर किसी महफिल में बैठकर आप सिर्फ इतना कह दें, भाई उनकी तो अपनी खिचड़ी अलग पकती है, तो सुनने वाला पूरी बात समझ जाएगा। इसके लिए किसी अतिरिक्त वाक्य की जरूरत ही नहीं है। लोकोक्ति अपने अंदर पीढ़ियों का ज्ञान और सामाजिक दर्शन समेटे होती है। और दर्शन से मुझे याद आता है हमारी इस चर्चा का सबसे अंतिम और शायद सबसे गहरा हिस्सा, साहित्य और उसके रचनाकारों का जीवन। हमने व्याकरण की बहुत बात की, लेकिन ये व्याकरण जब महान लोगों के हाथों में जाता है तो वो साहित्य बनता है। और यहीं पर मैं दोबारा उसी बात पर आना चाहती हूँ जिससे हमने शुरुआत की थी, कबीरदास। हाँ, कबीर का रहस्य। ये कैसे मुमकिन है कि निर्गुण भक्ति धारा का सबसे बड़ा संत, जिसकी साखी सबद रमैनी आज भी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, वो पूर्ण रूप से निरक्षर था। उन्होंने खुद कहा है, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। देखिए, ये हमारी मौखिक परंपरा यानी ओरल ट्रेडिशन की सबसे बड़ी जीत है। पश्चिमी दुनिया को अक्सर लगता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में ही होता है, लेकिन कबीर का ज्ञान किताबी था ही नहीं। तो उनका ज्ञान कहाँ से आया? उनका ज्ञान सड़कों, घाटों और समाज की कड़वी सच्चाइयों के बीच से निकला था। उनकी भाषा को सदुक कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अच्छा, क्योंकि उसमें कई भाषाओं के शब्द थे। बिल्कुल। वे जहां जहां घूमे वहां के शब्द उनकी भाषा में जुड़ते चले गए। उन्होंने कभी लिखा नहीं, वे बस बोलते गए, गाते गए, और उनके शिष्यों ने उन मोतियों को सहेज लिया। कबीर का साहित्य इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि एक महान सोच को किसी कागज या कलम की मोहताज नहीं होना पड़ता। और अगर कबीर एक विरोधाभास लगते हैं तो सूरदास का जीवन तो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता मुझे। हाँ, वो भी एक अद्भुत कहानी है। नोट्स में स्पष्ट लिखा है कि विद्वानों के अनुसार सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म से ही नेत्रहीन।
अब ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया के रंग कभी देखे ही नहीं, जिसने किसी बच्चे को खेलते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा, वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सजीव चित्रण कैसे कर सकता है? उनके घुटनों के बल चलने का, उनके माखन चुराने का इतना रंगीन और दृश्य वर्णन कि आंखें खुली वाले भी मात खा जाएं। यही वो बिंदु है जहां मनोविज्ञान और अध्यात्म आपस में मिलते हैं। जब इंसान की बाहरी आंखें बंद होती हैं या वो बाहरी दुनिया के शोर से कट जाता है, तो उसके मस्तिष्क की कल्पना शक्ति और आंतरिक दृष्टि, जिसे हम माइंड्स आई कहते हैं, वो कई गुना ज्यादा सक्रिय हो जाती है। अच्छा। सूरदास ने कृष्ण को अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखा था, बल्कि अपनी भक्ति और असीम कल्पना की गहराई से देखा था। उनकी रचनाएं ये बताती हैं कि गहराई से महसूस करना देखने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और इसी साहित्य की कड़ी में जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आधुनिक काल के जनक मुंशी प्रेमचंद तक आते हैं, तो एक अलग ही तरह का यथार्थ सामने आता है। हाँ, प्रेमचंद का यथार्थवाद। प्रेमचंद, जिनका असली नाम धनपतराय था, उन्होंने गोदान, गबन, कर्मभूमि जैसे उपन्यासों में भारतीय समाज की ऐसी नंगी सच्चाई लिखी जो पहले कभी नहीं लिखी गई थी। लेकिन इन नोट्स में मुझे जो बात सबसे ज्यादा मार्मिक लगी वो था उनके आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र का अधूरा रह जाना। वो उपन्यास उनकी मृत्यु के कारण कभी पूरा ही नहीं हो सका। हाँ। लेकिन अगर आप इसे साहित्य के नजरिए से देखें तो उस उपन्यास का अधूरा रह जाना ही शायद उसकी सबसे बड़ी पूर्णता है। वो कैसे? क्योंकि जीवन कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसका हमेशा एक तय और साफ सुथरा अंत हो। प्रेमचंद का यथार्थवाद यही तो था कि जिंदगी चलती रहती है, बस इंसान का समय खत्म हो जाता है। क्या बात कही आपने। अच्छा, साहित्य को दर्ज करने के तरीकों पर बात करें तो नोट्स में जीवनी और आत्मकथा का जो तुलनात्मक अंतर दिया गया है वो भी बहुत स्पष्ट है। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। हाँ, आत्मकथा वो है जो व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है, यानी आत्मनिष्ठ या सब्जेक्टिव होती है। इसमें भावनाएं ज्यादा होती हैं और शायद अपनी गलतियों को छुपाने की एक अनजाने में की गई कोशिश भी हो सकती है। लेकिन जीवनी किसी और के द्वारा लिखी जाती है, ये वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव होती है। इसमें लेखक एक दूरबीन से दूसरे व्यक्ति के जीवन का विश्लेषण करता है। बिल्कुल सही। और जब हम इन तमाम चीजों को, मतलब पाणिनि के गणितीय सूत्रों से लेकर प्रेमचंद के यथार्थ तक को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वो क्या? कि हमारी भाषा, उसका व्याकरण और उसका साहित्य, ये सिर्फ स्कूल में पास होने वाले विषय नहीं है, ये मानव सभ्यता की सबसे जटिल और सबसे खूबसूरत वास्तुकला है। तो आज के इस गहन अध्ययन का सार यही निकलता है कि हम जो भी बोलते या लिखते हैं उसके पीछे हजारों सालों की दिमागी कसरत छिपी हुई है। जब किसी को ये समझ आता है कि अ और आ के बीच सिर्फ एक डंडे का नहीं बल्कि समय और गणित का फर्क है, तो भाषा के प्रति उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। लेकिन देखिए, जाने से पहले एक विचार है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। आज हमने देखा कि कैसे हमारे पूर्वजों ने भाषा को एक सटीक वैज्ञानिक खांचे में ढाला, लेकिन आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया। हाँ। इंटरनेट, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की दुनिया हर दिन अपना खुद का एक नया व्याकरण गढ़ रही है। शब्दों को सिकोड़ दिया जा रहा है। लोग पूरा वाक्य लिखने के बजाय BRB या LOL लिख रहे हैं। हाँ, शॉर्टकट्स का जमाना है। अगर ध्यान से देखें तो ये भी एक तरह का आधुनिक समास या वही जिप फाइली तो है, जहां हम समय बचाने के लिए भाषा को कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे पीढ़ियों पहले लोगों ने सहूलियत के लिए अग्नि को आग बना दिया था। यानी मानवीय प्रवृत्ति आज भी वही है, बस माध्यम बदल गया है। बिल्कुल। तो सवाल ये है, क्या भविष्य में इंटरनेट की इस तेजी से बदलती आधी अधूरी और बिखरी हुई भाषा को फिर से समेटने और नियमबद्ध करने के लिए दुनिया को किसी नए पाणिनि की आवश्यकता होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर आने वाले समय में ये डिजिटल भाषा बिना किसी नियम या पारंपरिक व्याकरण के अपना एक नया अदृश्य रास्ता खुद ही तलाश लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। तो स्रोतों की इस विस्तृत और दिलचस्प चर्चा को आज हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और सोचते रहिए।